हेलो, गुड मॉर्निंग। जियान इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मेरे वीडियो को आपने देखा है, लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको ऐसे ही वीडियो आगे देता रहूँगा क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट है आप लोगों अपने जीवन में आगे बढ़े, जीपीएससी जैसी आरटीओ के रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसमें आप पास हो जाए और अपना अच्छा कैरियर बना लें। तो आज मेरा टॉपिक है रूल्स एंड फीस स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर एंड ड्राइविंग लाइसेंस। आज से 10 साल पहले की मैं बात करूँ आपको, तो पहले क्या था, तो लर्नर लाइसेंस जैसा कुछ था लेकिन वो इजीली हो जाता था। पहले कॉम्प्यूटर टेस्ट नहीं थे और ड्राइविंग ट्रैक नहीं थे। उसी टाइम हम जब भी चाहे हम अपना लाइसेंस कटवा सकते थे और निकलवा सकते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसमें। अभी कॉम्प्यूटर टेस्ट आ गए, कई लोगों को तो कंप्यूटर में ही मालूम नहीं होता है कि कंप्यूटर में क्या क्या आता है, उसमें ही फेल होते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो मिलेगा ही कैसे, बरोबर है। तो इसी तरह अभी थोड़ा ड्राइविंग लाइसेंस लेना थोड़ा क्या हो गया है, अभी थोड़ा कठिन हो गया है। अभी हम देखते हैं आज के इसी लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि उसके रूल्स क्या है और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ भी काम करते हैं तो आरटीओ में जाके एजेंट को पकड़ के काम करवा लेते हैं, लेकिन नहीं, अपने आप खुद करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके कितने पैसे बचते हैं, बरोबर है। तो आज हमारा स्टार्ट होता है लेक्चर फ्रॉम रूल्स एंड फीस स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर एंड ड्राइविंग लाइसेंस। यस, एज रिस्ट्रिक्शन फॉर ऑब्टेनिंग लर्नर लाइसेंस। इसका फर्स्ट टॉपिक है कि कौन सी एज में आप लर्नर लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, बरोबर है। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एज में आप लर्नर लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, द एप्लीकेंट विल हैव अटेनिंग द एज ऑफ 16 in case of motorcycle with engine capacity not exceeding 50 cc। आपकी एज 16 ईयर होती है तभी आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन कौन से व्हीकल के लिए, तो मोटरसाइकिल विथ इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी, 50 सीसी के इंजन तक की आपकी लिमिट होगी 16 ईयर एज में। 50 सीसी मीन्स MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। मोटरसाइकिल विदाउट गियर में ही आप ये 16 ईयर के बाद आप ये लाइसेंस ले सकते हो, बरोबर है। लाइसेंस मिलेगा आपको, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, तो लर्नर लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल होगे। पर उसके लिए भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो द डिक्लेरेशन ऑफ द पेरेंट्स गार्डियंस इज नेसेसरी साइन बिफोर लाइसेंसिंग अथॉरिटी। आपको ये लाइसेंस मिलेगा, उससे पहले आपके पेरेंट, आपके माता पिता को या फिर कोई गार्डियन को ये लाइसेंस लेने के लिए पहले आपको मंजूरी देनी, मंजूरी में साइन करनी पड़ेगी, बरोबर है। लाइसेंस अथॉरिटी वाले आपको लाइसेंस दे, उससे पहले आपके फादर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये लाइसेंस लेने के लिए हम उनको परमिशन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 16 ईयर एज में जब भी लाइसेंस निकालने जाते हो तो आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मेरे फादर की मंजूरी है, मेरे मदर फादर की मंजूरी है, इसीलिए मैं लाइसेंस लेने वाला हूँ, बरोबर है। लाइसेंस अथॉरिटी से पहले ये डिक्लेरेशन देना जरूरी है। फिर आफ्टर व्हेन ही कंप्लीटेड 18 ईयर्स, जब आप 18 साल के हो जाते हो तब आप मोटरसाइकिल विथ गियर और लाइट मोटर व्हीकल मीन्स 4 व्हीलर चलाने के लिए एलिजिबल हो। 4 व्हीलर मीन्स तो LMV कार, बरोबर। कार चलाने के लिए आप एलिजिबल हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए नहीं, बरोबर है। तो LMV कार के लिए आप एलिजिबल हो और मोटरसाइकिल विद गियर के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन कब, तो 18 साल के बाद। 18 साल होने के बाद आप ये दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इट मीन्स आपके साथ 18 साल हो जाए, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाए, तो उसके बाद आप ये दोनों लाइसेंस एक साथ ले सकते हो, बरोबर है। तो ये लर्नर लाइसेंस के लिए पहले एज है। आफ्टर हम आगे देखते हैं,
कि इन केस ऑफ रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस, आपको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो याद रखो कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए पहले आपको लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस लेने के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एलएमवी चलाने का, मीन्स मोटर कार चलाने का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। याद रखो एलएमवी का ही, मोटरसाइकिल विद गियर का नहीं। एलएमवी कार चलाने का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस लेने के लिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस का लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिलता, आपको उसके लिए पहले जो गवर्नमेंट मान्य मोटर ड्राइविंग स्कूल है और गवर्नमेंट की स्कूल है, वहाँ पे आपको जाके ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए फॉर्म लेना पड़ता है और वहाँ पे आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको ये लाइसेंस मिलता है। और एक इम्पोर्टेंस दूसरा है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म ऑफ CMV 1 एंड 1A इज नेसेसरी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए आपके पास और एक फॉर्म जो अप्रूवल करता है कि आपने वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल सीखा है हमारे पास, ये अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एलिजिबल होते हो। मगर ये इम्पोर्टेंस है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और 1 साल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस चाहिए लाइट मोटर व्हीकल के लिए। डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिलता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, इसीलिए आपको देखना पड़ता है कि आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। फिर आगे हम जाते हैं, लर्नर लाइसेंस निकालने के लिए प्रोसीजर क्या है। पहले क्या था, हम आरटीओ में जाते थे, ऑफलाइन फॉर्म भर, एक फॉर्म आता था, वो फिलअप करके दे देते थे, हमें लाइसेंस लर्नर लाइसेंस मिल जाता था, उसके थोड़े दिन बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है, तो आज अपने घर पर ही बैठकर आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, तो आपको ऑनलाइन जाके सारथी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा, बरोबर है। सारथी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। सारथी वेबसाइट में आप जाओगे तो अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो वो स्टेट को ओपन करो, और स्टेट में जाके आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्म आएगा, मतलब आपको क्या करवाना है, लर्नर लाइसेंस करना है तो लर्नर लाइसेंस पे क्लिक कीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस करना है तो उस पर क्लिक कीजिए। आप जिस पे क्लिक करोगे वो सब खुलेगा। लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करोगे तो लर्नर लाइसेंस का पूरा फॉर्म खुलेगा, आपको नाम लिखना है, वो सब एजुकेशन लिखना है, सब लिखना है। बट आपने लास्ट में आप जब फिलअप करोगे तो क्या होगा, तो आपको पूछेगा ऑनलाइन फी। पहले क्या था, हम वहाँ पे जाके फी भरते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने सब ऑनलाइन कर दिया है, तो आपको ऑनलाइन फी पे करनी पड़ेगी। तो आप कंप्यूटर टेस्ट के लिए ऑनलाइन फी पे करोगे। उसके बाद अपने आप ही आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी डेट को आप एग्जाम देने के लिए जाओगे और कौन से टाइम पर जाओगे, क्योंकि जिस आरटीओ पे आप सिलेक्ट करोगे उसी आरटीओ में आपका वो शेड्यूल दिखाएगा कि आपको किस डेट को वहाँ पे जाना है और किस टाइम को आपको वहाँ पे जाके टेस्ट देना है। तो आपको वो सिलेक्ट करना है और उसी दिन उसी टाइम को वहाँ पे आप जा सकते हो, बरोबर है। पहले जैसा आसान अभी नहीं है, बरोबर है। आपको जब भी टेस्ट हो तो उसके 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, आपको पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाना पड़ता है, वो दिखाने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो टेस्ट के लिए, बाद में आपका टेस्ट होता है, बरोबर है। तो ये लर्नर लाइसेंस की एक प्रोसीजर है, वो आपको सब ऑनलाइन घर पे बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको उसी दिन और उसी डेट को आरटीओ कचहरी में आपको जाना है। अभी आप आरटीओ कचहरी जाओगे, बराबर, आपने डेट सिलेक्ट कर दी, टाइम सिलेक्ट हुआ, पर उसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि कॉम्पिटेटिव टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है, बराबर। आपने ऐसे ही चले गए तो आप फेल होकर चले आओगे। आपको अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्पिटेटिव टेस्ट में ओरिजिनल है क्या। तो कॉम्पिटेटिव टेस्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन में से आपने 11 क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो आप कॉम्पिटेटिव टेस्ट में पास हो। आपने स्टार्टिंग में ही 5 क्वेश्चन के आंसर गलत दे दिए तो आप फेल हो जाओगे, ऑटोमेटिकली फेल हो जाओगे। इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो।
इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट के लिए जाओ तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, पूरा सिलेबस एक बार देख लेना पड़ेगा कि उसका सिलेबस क्या है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा ही सिलेबस है, बस वो देख लो आपको आ जाएगा, बरोबर है। अभी आरटीओ में ऐसा भी कंप्यूटर आ गया है, वो टच स्क्रीन है और माउस से भी चलते हैं। आप सबको कंप्यूटर आता है तो आपके लिए वो टेस्ट आसान हो जाएंगे। अभी सिलेबस क्या है, तो ट्रैफिक के साइन दिखाई देते हैं आपको कंप्यूटर पे, ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं, रूल्स ऑफ द रोड रेगुलेशन होते हैं, मतलब रोड पे जो भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसके रेगुलेशन होते हैं, मेड अंडर द सेक्शन 118 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, बरोबर है, ये सब आता है। प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल पासिंग अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग, बरोबर। जो रेलवे फाटक होती है उस पर कोई मैन नहीं रहता है, मतलब विदाउट मैन जो फाटक होती है, बरोबर है, रेलवे फाटक, उसको आप कैसे क्रॉस करोगे, उसके लिए थोड़े प्रिकॉशन होते हैं, वो प्रिकॉशन को आपको देखना है। प्लस कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए आपको ये सिलेबस थोड़ा देखना है, और सिलेबस के साथ आपको वो एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। आपने एक बार ये सब देख लिया तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा, बरोबर। कॉम्पिटिटिव टेस्ट इतना आसानी है, बस आपको एक बार देखना है कि कॉम्पिटिटिव में क्या क्या करना है आपको। देन आफ्टर ड्यूटीज ऑफ ड्राइवर व्हेन his vehicle is involved in an accident resulting in death or bodily injury of person or damage to property of a third party, बरोबर। तो ड्राइवर की ड्यूटी क्या होती है, जब भी वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, बरोबर, इंजरी होती है, तो पर्सन के साथ क्या क्या करता है, थर्ड पार्टी जो पर्सन होता है उसके साथ वो क्या क्या करता है, बरोबर, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, बरोबर। क्योंकि हमारा जो सोनेरी काल है, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटे का जो समय है, उसी वक्त वो उसी इंसान को हॉस्पिटल में टाइम से ले जाए तो क्या होता है, उसकी जान बच सकती है। क्योंकि एक्सीडेंट जब भी होता है तब उसको अंदरूनी इंजरी होती है, तो वो इंजरी को मिटाने के लिए उनको जरूरी 1 घंटे से पहले उनको वहां पे पहुंचाना चाहिए, बराबर। वो हमारी ड्यूटीज होती है, ड्राइवर की ड्यूटीज होती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप जब भी ड्राइविंग करो तो आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट तो इम्पोर्टेंट रहने ही चाहिए, होने ही चाहिए। अभी तो अच्छी फैसिलिटी है, बरोबर है। एम परिवहन नाम की साइट है, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर दो, बरोबर है। उसके साथ अब लाइसेंस है, आरसी बुक है, बरोबर, इंश्योरेंस है, वो सब अपने मोबाइल में ऑनलाइन रख सकते हो। अब ऑनलाइन वो दिखा भी सकते हो, क्योंकि अपने अपने खुद के नाम पे होगा तब मोबाइल में आ जाएगा, अपने खुद के नाम से वो सब अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। वो ई डॉक्यूमेंट होते हैं, वो वैलिड है। और अब आपके पास वो डॉक्यूमेंट ई वैलिड ई नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप लोग उसको हार्ड कॉपी में अपने साथ रख सकते हो। लाइसेंस तो अपने पास ओरिजिनल ऑलवेज होना चाहिए, आरसी बुक होनी चाहिए, पीयूसी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, वो सब डॉक्यूमेंट लेके ही आपको साथ में चलना पड़ेगा जब भी आप ड्राइविंग करते हो तब। क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, बरोबर है, जब भी आपको पुलिस है, आरटीओ को भी पकड़े तो आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो और नियमों के अनुसार आप अपनी कार्यवाही कर सकते हो, बरोबर। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है, उस सिलेबस है, कॉम्पिटेटिव टेस्ट के लिए ये सिलेबस है। आफ्टर सपोज आपने कॉम्पिटेटिव टेस्ट देने के लिए उस डेट और तारीख को चले गए, मैंने आपको पहले बताया कैसे आपको टेस्ट देना है, बरोबर। कितने क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर कितने देने, आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, 11 आपने राइट दिए तो आप पास हो, नहीं दिए तो आप फेल हो, बरोबर। 11 क्वेश्चन के आंसर सही हो तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो, बरोबर। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन के आंसर आपने गलत दे दिए, इट मीन्स आप फेल हो। तो आपको क्या करने पड़ेगा, तो आपको अपियर करना पड़ेगा रीट टेस्ट के लिए। लेकिन रीट टेस्ट उसी दिन नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ही दिन एक ही इंसान को एक ही नाम पर एक ही बार इन्वॉल्व करता है, दूसरी बार नहीं। इसमीन आप 24 आप उसी दिन के लिए ब्लॉक हो जाते हो और 24 आवर के बाद मीन्स नेक्स्ट दिन आप ओपन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हो, मीन्स आप दूसरे दिन आके फिर से टेस्ट दे सकते हो, बरोबर है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब टेस्ट दे सकते हो, तो आप 24 आवर के बाद ही टेस्ट दे सकते हो, उस दिन के लिए आप ब्लॉक हो जाते हो इसीलिए, बरोबर है। और लास्ट में है कि वैलिड, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है लर्नर लाइसेंस की, लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी ऑलवेज 6 मंथ की होती है। आपको 6 मंथ के अंदर
कभी भी ड्राइविंग टेस्ट पे ड्राइविंग करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। इसीलिए आप पहले लर्नर लाइसेंस लेते हो, तो लर्नर लाइसेंस लेने के बाद आप 1 महीने तक कंप्लीटली व्हीकल चलाओ, और आफ्टर 1 मंथ के बाद आप कभी भी आरटीओ पे जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करवा सकते हो ड्राइविंग टेस्ट के बाद। बरोबर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर गो अहेड, यस, ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रिकॉशन आफ्टर गेटिंग लर्नर्स लाइसेंस। कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए लर्नर लाइसेंस के लेने के लिए, ये इम्पोर्टेंस है कि आपने लर्नर लाइसेंस तो ले लिया, क्योंकि लर्नर लाइसेंस को क्या बोलते हैं, तो सिखाऊ लाइसेंस। तो ये जो भी है वो सिखाऊ, पर कैसे मालूम पड़ेगा ये सिखाऊ है, लर्नर है, कैसे मालूम पड़ेगा? कोई आप कुछ लेके तो घूमने वाले के मेरे पास लर्नर लाइसेंस है, तो याद रखो, तो लर्नर लाइसेंस जब भी आप लो तब अपनी 2 व्हीलर हो कि 4 व्हीलर हो, उस पर रेड कलर का एल का सिंबल लगवा लो। वो रेड कलर एल का सिंबल जो लोग दे सके, दूर से भी दे सकते, ऐसा एक सिंबल लगवा लो जिससे मालूम हो कि ये भाई लर्नर लाइसेंस लिया हुआ है, ये अभी वाहन सीख रहा है। बरोबर है, ये इंपॉर्टेंट है कि लर्नर लाइसेंस जब भी जिसके पास हो तब ये अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे एल का सिंबल हमेशा लगवाना ही चाहिए, और सिंबल ऐसा लगवाओ कि दूसरे लोग देख सके। बरोबर है, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरे लोग लिख सकेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये भाई सीख रहा है, इसलिए वो आपसे थोड़े दूर चले जाएंगे। बरोबर है, तो ये इम्पोर्टेंस है कि आपको जब भी लर्नर लाइसेंस लो तो गाड़ी पे एल का सिंबल लगवाना ही चाहिए। आफ्टर आपको ऑलवेज ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग मीन्स जो गाड़ी चलवाने की ट्रेनिंग है वो किसी के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस चलाता है उसके अंडर में ही आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आपके पास 2 व्हीलर है तो बरोबर, तो उसके पास पीछे किसी को बैठा लो, उसके साथ आप कर सकते हो, और 4 व्हीलर तो कंपलसरी किसी को अपने बाजू में बैठा ही दो, क्योंकि जब भी आप गाड़ी सीख रहे होते हो तब किसी सुपरविजन और किसी परमानेंट ड्राइवर जो आपके पास बैठे उसको अपने पास में बैठाओ, और एक खुली जगह में आप गाड़ी सीखो, हाईवे पर मत सीखो। बरोबर, खुली जगह में सीखो तो इसलिए कोई एक्सीडेंट का भय ना रहो, आपको कभी कुछ हो ना जाए, इसीलिए आप खुली जगह पर भी गाड़ी सीख सकते हो। उसके बाद है कि ही शुड बी लर्न अबाउट द व्हीकल्स मैकेनिज्म, रोड सिंबल्स और साइन। उसके साथ साथ आपको क्या क्या सीखना है, तो गाड़ी में क्या क्या मैकेनिज्म आता है, बरोबर, गाड़ी में इंपोर्टेंट क्या है, गियर कैसे पड़ते हैं, बरोबर, क्लच कैसे दबाते हैं, ब्रेक कैसे दबाते हैं, और एक्सीलरेटर कैसे देते हैं। उसके साथ साथ रोड के सिंबल्स, रोड के साइंस, ये सब इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है कि जब भी आप व्हीकल लेके बाहर घूमोगे तो आपको ये सब देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि अभी आगे क्या आएगा, रोड पे कितने सिंबल लगाए होते हैं, साइन लगाए होते हैं, वो आपको क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए आपको लर्नर लाइसेंस से पहले आपको टेस्ट लेते हो, टेस्ट में वो सभी सिंबल और साइन दे दिए होते हैं, आपको देख के मालूम पड़ जाए कि आगे क्या है। बरोबर है, तो ये लर्नर लाइसेंस के बाद ये सब प्रिकॉशंस है। और उसके बाद इन केस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, यह रखो कि आपने जब भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस अप्लाई किया है तो ही हैज टू अंडरगो ट्रेनिंग आइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल और मोटर ड्राइविंग स्कूल ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बराबर, मैंने अभी आपको पहले बताया इसके लिए तो कि आपको जब भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस लेना हो तो क्या होता है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल या मोटर ड्राइविंग स्कूल ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने जो मोटर ड्राइविंग स्कूल को परमिशन दी है उसके पास आपको जाके उसकी क्या लेनी पड़ती है, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो सर्टिफिकेट देते हो, तो सर्टिफिकेट होने के बाद ही आपका लाइसेंस निकलता है। किसका लाइसेंस, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस। बस उससे पहले भी एक शर्त थी, कौन सी शर्त थी, तो आपको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेने से पहले आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके लिए, तो LMV चलाने का एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस ये ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। बरोबर है, तो ये सब प्रिकॉशन थे। बरोबर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तब कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा।
अभी आगे जाते हैं। अभी मैंने अब जो भी डिस्कस किया वो डिस्कस अबाउट द लर्नर लाइसेंस, मतलब उसके प्रिकॉशन क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो सब आपको दिखा दिया। आपको जो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको साथ ही साइड पे जाके कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं वो भी सिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब इंजीनियर हो, आप सब सीखे हुए होते हो, आप इजीली फॉर्म भर फिलअप कर सकते हो, बराबर, इसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अब आगे देखते हैं हम कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले एक बार क्लियरली बता दिया है कि आपको पहले लर्नर लाइसेंस निकालना पड़ता है। लर्नर लाइसेंस के बाद 1 महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल होते हो, बरोबर है। तो पहले लर्नर लाइसेंस ले लो, उसके 1 महीने के बाद आप लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, बरोबर है। तो आप पहले लर्नर लाइसेंस लेने के बाद पहले LLB कंप्लीटली सीख लो, फिर आप एप्लीकेबल फिर से कर सकते हो किसके लिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसमें भी ऐसा ही सेम है, जब भी आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पे अपना हाथ कंप्लीटली बैठवा दो, उसके बाद आप फिर से सारथी साइड पे जाके ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। मीन्स क्या करना, आपको क्या करना है, फिर से फीस पे करनी है और फिर से फॉर्म फिलअप करना है। किसके मुताबिक कि आपने जब भी लर्निंग लाइसेंस निकालवा है उसी टाइम आपको रिसिप्ट मिलेगी, ऑनलाइन रिसिप्ट मिलेगी। उसी रिसिप्ट का नंबर डाल के आप फी आपने पहले भरी है तो उसके लिए खाली ड्राइविंग टेस्ट के लिए फी भरनी पड़ेगी और स्मार्ट कार्ड के लिए फी भरनी पड़ेगी, बरोबर है। वो आपको फी फिलअप करनी है, बाकी कुछ फिलअप करना नहीं है, बरोबर है। या रखो, ड्राइविंग टेस्ट के लिए फी भरनी है, स्मार्ट कार्ड के लिए फी भरनी है, बरोबर, ये 2 आइटम के लिए फी भरनी है। उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन निकाल के देता है, तो ये पहले देख लिए। तो द इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स विल कंडक्ट द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस टू ड्राइव व्हीकल्स एज पर द प्रोसीजर्स laid down under the rule 15 of Central Motor Vehicles Rules 1989। जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 है, उसके कलम नंबर 15 में ये बोला है कि आपका लाइसेंस इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स मींस IMV वो आपका टेस्ट लेके आपको लाइसेंस दे सकता है, बराबर। आप पास हो फेल हो वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि आपको लाइसेंस मिल सकता है। लेकिन एक बात मगज में क्लियर रखो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी RTO और ARTO के हाथ में होती है। याद रखो, ड्राइविंग लाइसेंस की अथॉरिटी ARTO और RTO के हाथ में होती है। इंस्पेक्टर ओनली टेस्ट लेते हैं, वो कंडक्ट करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बाद आपको बोलते हैं आप लाइसेंस के एलिजिबल हो क्या नहीं हो। आफ्टर सेटिस्फेक्शन अबाउट द ड्राइविंग स्किल्स ही विल पास हिज रिकमेंडेशंस अबाउट द इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। वो क्या करते हैं कि आप पास हो जाते हो उसके साथ, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि आपको ड्राइविंग आता है। वो क्या है, अभी तो ड्राइविंग टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट में आपने सभी जगह पे देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है, सभी जगह पे उसका कंस्ट्रक्शन सेम है। लेकिन कई बार क्या होता है, तो पार्किंग पहले देते हैं, पार्किंग लास्ट में देते हैं, ऐसा होता है। तो ये रखो कि जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो पहला एक पार्किंग है। तो पार्किंग में क्या है, कुछ सेकंड है, उस सेकंड में आपको कार को कंप्लीटली पार्किंग करना है। वो पार्किंग करने के बाद आपको आगे जाना है तो क्या आता है, तो एक ढाल आता है, वो आपको स्लॉप पे खड़ा रहना है, बरोबर है। जब भी इंस्पेक्टर बोलेंगे स्टॉप तो आपको गाड़ी को स्टॉप करना है, वही कैमरा में आपका फोटो कैप्चर होगा, उसके साथ ही आप आगे जाओगे, बरोबर है। उस स्लॉप को आधे स्लॉप पे आपको खड़ा रहना है, फिर से आपको आगे जाना है। उस आगे जाने के बाद आपको क्या करना है, तो आगे आपको मालूंगा तो एक 8 है तो उसको 8 को पार करना होता है। उसके बाद क्या है, रिवर्स है तो रिवर्स करना है और आप बाहर निकल जाते हो। बस ये 4 स्टेज को आपको पार करना है। तो सभी जगह पे आगे कुछ कोई स्टेज आगे रहता है, कोई पीछे रहता है, ऐसा रहता है, लेकिन ये 4 स्टेज तो सब में कॉमन है। पार्किंग है, स्लॉप है, 8 है और रिवर्स है। ये 4 हर जगह पर सेम है। आपको बस ये 4 पास कर ले तो आपका ड्राइविंग पास हो जाएगा। तो उसके साथ आपको क्या मिलता है, तो टाइमिंग मिलता है, उसी टाइम में पास करना है, बराबर। एक टाइमिंग मिलता है, वो टाइमिंग में ही आपको पास करना है, वो पास हो जाए तब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है। तो सब कौन देखता है, तो इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स देखते हैं, बरोबर है। उसके बाद द असिस्टेंट RTO आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ विल पास एन ऑर्डर टू इश्यू ड्राइविंग लाइसेंस। आप पास हो जाते हो सॉफ्टवेयर में
क्या होता है, IMEI बोल देता है कि ये पास है, वो आपको स्लिप दे देते हैं कि आपने ये ड्राइविंग टेस्ट पास किया है। ड्राइविंग पास होने के बाद वो डेटा कहाँ पे जाता है, तो असिस्टेंट RTO के पास जाता है। वो क्या करता है कि वो सेटिस्फाई है कि आपने सही है, तो आपने सही किया है, तो वो ओके देके आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल करते हैं। आपको मालूम होगा अभी ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो कंपनी है, स्मार्ट कार्ड नाम की कंपनी है, वो कंपनी ये टेस्ट का प्रिंट निकाल के पोस्ट में भेज के आपको पास भिजवा देते हैं। अभी सभी के घर लाइसेंस पोस्ट में आते हैं, आपको मालूम होगा, बरोबर। तो लाइसेंस अभी एक प्रोसीजर मुताबिक आती है, पहले ऐसा नहीं था। आपने पहले क्या था, इंस्पेक्टर बाहर आके खड़ा रहता था, आपको बोलता चलो ड्राइविंग करो, तो आपने ड्राइविंग चालू की तो सही करके आपको बोलता चलो लाइन में खड़े रह जाओ। आप 1 घंटा पहले लाइन में खड़े होते तो आपको लाइसेंस मिल जाता था, उसी दिन लाइसेंस मिल जाता था। अभी ऐसा पॉसिबल है नहीं, बरोबर है, क्योंकि अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, बरोबर है। अब आगे जाते हैं थोड़ा। अभी मैंने क्या बताया आपको कि एक फीस है, बरोबर, अमाउंट ऑफ फीस पेबल ऑफ इश्यूइंग फ्रेश लाइसेंस। आपको ये लाइसेंस लेना है तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर पहले फी बताई है कि स्मार्ट कार्ड के लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ते हैं, और ड्राइविंग टेस्ट का यूज करने के लिए आपको 300 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो एक फीस है, वो गवर्नमेंट फी, आपको उसकी पावती मिलती है, वो पावती के मुताबिक ये टेस्ट होता है, बरोबर। तो ये पावती है, तो ये फी कंपलसरी आपको ऑनलाइन पे करनी है। उसके बाद उसकी वैलिडिटी क्या है, और ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपको बताया था पहले कि लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी 6 मंथ की है। 6 मंथ में 1 मंथ के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। आप फेल होते हो ड्राइविंग टेस्ट में, या देखो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हो, लर्नर लाइसेंस में कॉम्पिटेंस में फेल हो जाते हो, तो 24 आवर के बाद आप टेस्ट दे सकते हो। ड्राइविंग टेस्ट में आप फेल हो जाते हो तो 1 वीक के बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है, अगले दिन नहीं। 24 आवर ओनली फॉर कॉम्पिटेंट टेस्ट, लेकिन 7 दिनों के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए फिर से एलिजिबल होते हो, बरोबर है। तो ये भी जरूरी है आपके लिए कि कौन सी डेट के लिए कौन कौन रिक्वायरमेंट है, बरोबर है। ये सब रिक्वायरमेंट है आपके लिए, क्या क्या जरूरी है आपके पास, तो ये सब जरूरी है। उसके बाद देख लीजिए, अ लाइसेंस टू ड्राइव अ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीन्स LMV कार है, वो नॉन ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल मीन्स ट्रक है, वो सब ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आते हैं, बसेस है, बराबर, ट्रैक्टर है, सब बस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आते हैं। तो नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए जब भी कोई अप्लाई करता है तो उसको 20 साल के लिए लाइसेंस मिलता है फर्स्ट टाइम। ये रखो, लाइसेंस टू ड्राइव अ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल shall be effective for a period of 20 years from the date of issue or renewal of the holder attain the age of 50 years, बरोबर है। जब तक वो 50 साल का नहीं होता है तब तक उसको 20 साल के लिए ऐसे मिलता है, जब भी मतलब डेट ऑफ इश्यू और रिन्यूअल का मतलब आपको मालूम होगा कि जब भी लाइसेंस की डेट खत्म हो जाती है तो रिन्यूअल करना पड़ता है, फिर से बनवाना पड़ता है, तो रिन्यूअल डेट है। लेकिन 50 साल आपकी एज ना हो तब तक आपके लिए 20 साल का लाइसेंस मिलता है, बरोबर है। मीन्स आप 18 साल की उम्र में जब भी फर्स्ट टाइम लाइसेंस लेते हो तो आपको जो भी लाइसेंस मिलेगा वो लाइसेंस 38 ईयर, बरोबर। मतलब आप 18 साल की उम्र के हो, आपको जो लाइसेंस मिला वो 20 साल के लिए मिलेगा। जैसे आप 38 ईयर के हो तब तक लाइसेंस चलेगा, उसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। आप जब भी रिन्यूअल करवाने के लिए जाओगे तो आपको फिर से 20 ईयर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एज 38 हो गई, मीन्स उसके बाद आपको 20 साल का मिले तो आप 58 के हो जाओगे। 50 साल के बाद क्या होता है, तो 50 साल के बाद जब भी लाइसेंस आप रिन्यूअल कराने जाओगे तो आपको 5 साल का लाइसेंस मिलेगा। 50 साल के बाद आप जब भी लाइसेंस रिन्यू कराने जाओगे तो आपको लाइसेंस ओनली फॉर 5 ईयर के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए, क्योंकि 50 साल के बाद आपको मेडिकल टेस्ट नेसेसरी हो जाता है, आपको मेडिकल टेस्ट करवाना ही पड़ता है। विदाउट मेडिकल टेस्ट आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, बराबर, विदाउट मेडिकल टेस्ट आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। विदाउट मेडिकल टेस्ट आपको लाइसेंस नहीं मिलता है 50 साल के बाद, पहले नहीं, 50 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, बरोबर है। दूसरा है फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इफेक्टिव फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू।
मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, व्हीकल का लाइसेंस आपको कब मिलता है, तो 1 साल आप जब प्रैक्टिस कर लो LMV की, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस मिलता है। वो आपको ओनली 3 साल के लिए मिलता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो एवरी 3 ईयर के बाद आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। दूसरा है कि व्हीकल्स कैरिंग गुड्स ऑफ हजार्डियस और डेंजरस नेचर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 ईयर। आप जब भी कोई केमिकल है जो डेंजरस है, बरोबर है, उसके लिए आप जब भी ट्रांसपोर्टेशन करते हो गुड्स व्हीकल में, तो उसका लाइसेंस आपको खाली ओनली 1 साल के लिए ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, बरोबर है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल अलग है और ये डेंजरस और हजार्डियस नेचर वाले जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो अलग है, बरोबर है। तो ये दोनों का लाइसेंस अलग अलग मिलता है, मतलब लाइसेंस एक ही होता है लेकिन वो 1 साल के मिलता है, और ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस आपको 3 साल के लिए मिलता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, बरोबर। तो जब भी आप लाइसेंस निकालते हो उसके साथ साथ उसमें रिन्यूअल डेट भी आपके पास लिखी हुई थी, मतलब लास्ट डेट लिखी हुई थी, आपको रिन्यू करवाना ही पड़ता है, बरोबर है। तो ये था उसकी वैलिडिटी भी इंपॉर्टेंट है, बरोबर है। आपकी 50 साल हो जाए, आप लाइसेंस निकालने जाओगे तो आपको क्या हो, मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया, मींस नेसेसरी है उसी टाइम। तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी आंखें थोड़ी कमजोर हो सकती है, आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो सब देखने के बाद ही वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये भी थोड़ा जरूरी है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक को बोलते हैं हम अबाउट इंटरनेशनल लाइसेंस। आपने अभी जो भी लाइसेंस देखा वो इंडिया के लिए था, कि इंडिया ये लाइसेंस आपने गुजरात में निकालवाया, कि महाराष्ट्र में निकाला, राजस्थान निकाला, वो लाइसेंस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट वो पूरे इंडिया भर में लागू होगा। वो लाइसेंस लेके आप कहीं पर भी घूम सकते हो, वो लाइसेंस दिखाना है आपको, वो किसी भी स्टेट में निकाला हुआ लेकिन पूरे इंडिया में वैलिड है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, बरोबर है। बट ये इंटरनेशनल लाइसेंस है वो इम्पोर्टेंस है, आपको यहाँ से ही इंटरनेशनल लाइसेंस मिलता है। आपकी जो भी कचेरी हो, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हो, बरोबर, सॉरी, जिस जिले में आप रहते हो उसी जिले में आप कभी किसी भी RTO ARTO ऑफिस में जाके इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और उसकी वैलिडिटी कितनी देती है, बरोबर है। तो इंटरनेशनल लाइसेंस आर इश्यूड फ्रॉम द वेरियस जोनल ऑफिस, मींस वेरियस RTO ऑफिस, जो भी ऑफिस है वहाँ पे जाके इश्यू करवा सकते हो। द वैलिडिटी ऑफ दिस परमिट इज ओनली फॉर 1 ईयर। याद रखो, इंटरनेशनल लाइसेंस की वैलिडिटी ओनली 1 साल के लिए होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। हमारे यहाँ विदाउट लाइसेंस की पेनल्टी थोड़ी कम है, लेकिन विदेश में जाने के बाद लाइसेंस के बिना आपने जो कोई पकड़ा गए, बरोबर, तो उसकी पेनल्टी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए जो भी इंडियंस बाहर जाते हैं वो यहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस लेके ही जाते हैं। तो उसकी वैलिडिटी कितनी है, तो 1 साल के लिए है, बरोबर है। उसके लिए यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर लाइसेंस फ्रॉम द कंट्री यू आर विजिटिंग विद इन 1 ईयर पीरियड, पर 1 साल के लिए उसी कंट्री में आप ये लाइसेंस एलिजिबल है, बरोबर है। तो आप कोई भी लाइसेंस, किसी भी देश का लाइसेंस आप अपने जोनल ऑफिस से निकाल सकते हो। तो उसके साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस में रिक्वायर्ड क्या क्या है, क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट चाहिए तो वैलिड कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास पहले इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया का लाइसेंस बिना आपको इंटरनेशनल मिल जाए, बरोबर। आपके पास लाइसेंस, यहाँ का लाइसेंस है तो ही आपको वहाँ का लाइसेंस मिलेगा। याद रखो, आपके पास यहाँ पे LMB का लाइसेंस नहीं है तो याद रखना आपको इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिलेगा। उससे पहले आपको इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए तो आपको LMB का लाइसेंस निकालना पड़ेगा। आपके पास लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस है, तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाएगा। उसके साथ आपको चाहिए एयर टिकट चाहिए। क्यों एयर टिकट चाहिए, कि जब भी आपको बाहर जाना है तो उसी देश के लिए आपको उसकी एयर टिकट चाहिए, कि आपको कब जाना है तो उसी डेट को ये लाइसेंस इश्यू होगा, और वहाँ उसी डेट से लेके अगले साल तक ये लाइसेंस वैलिड रहेगा। देन कॉपी ऑफ पासपोर्ट भी चाहिए। ऑल्सो कॉपी ऑफ वैलिड वीज़ा, आप जिस देश के लिए आपने अप्लाई किया है उस देश में आप रहने वाले हो, वहाँ पे घूमने जा रहे हो, तो उसी देश का एक वैलिड वीज़ा चाहिए, कि ये यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, बराबर। एक से एक वीज़ा आता है तो वीज़ा चाहिए, उसके मुताबिक भी ये लाइसेंस मिलेगा। देन उसकी फ़ी कितनी है, तो उसकी फ़ी 1000 रुपीज़ है,
और उसके साथ आपको क्या चाहिए, तो 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो पासपोर्ट में लगते हैं, बरोबर है। ये सब वैलिड है, ये सब कुछ आपको चाहिए ही, इसके बिना आपको इंटरनेशनल लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, तो ये रिक्वायरमेंट है, ये मोस्ट रिक्वायरमेंट वस्तु है, आपको चाहिए ही। देन अभी हम देखते हैं थोड़ा फी स्ट्रक्चर देखते हैं। फी स्ट्रक्चर ऑफ लर्नर लाइसेंस। कोई भी लाइसेंस है, लर्निंग लाइसेंस है या ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके लिए पूरा फी स्ट्रक्चर है। इश्यू ऑफ लर्नर्स लाइसेंस इन फॉर्म ऑफ 3 ईच क्लास ऑफ व्हीकल। आपको किसी भी लर्नर लाइसेंस चाहिए, मतलब हमारे पास 3 बेज है। कौन से 3 बेज है, तो मोटरसाइकिल विदाउट गियर है, मोटरसाइकिल विद गियर और एलएमवी है, और लास्ट में है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये सभी क्लास ऑफ व्हीकल के लिए हम लर्नर लाइसेंस निकालते हैं, उसकी फी है 150 रुपीज, बराबर। उसकी फी कितनी है, तो 150 रुपीज। उसके बाद जब हम टेस्ट अपीयर करते हैं और उसमें हम फेल हो जाते हैं, बराबर, हम अपीयर करते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं, तो अपीयर करने के लिए और रीटेस्ट देने के लिए दोनों के लिए फी सेम है, उसकी फी है 50 रुपये। वो सभी फी आपको ऑनलाइन पे करनी है, किसी को देनी नहीं है, ऑनलाइन ही पे करनी है। ये सब ऑनलाइन फीस का स्ट्रक्चर है। आप वहां पे जाके कितने देते हो वो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब वैलिड फी है जो गवर्नमेंट अप्रूव है, मीन्स गवर्नमेंट की उसमें आपको क्या मिलती है, एक पर्ची मिलती है कि आपने इतनी फी पे की है। देन आफ्टर फॉर टेस्ट और रिपीट टेस्ट, आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, रिपीट टेस्ट हो और रेगुलर टेस्ट हो, किसी भी टेस्ट हो, और किसी भी क्लास के लिए आपको जब भी ये टेस्ट देना है तो उसकी फी है 300 रुपीज। जो टेस्ट एक अभी बना हुआ है वो आपको मालूम होगा मोटरसाइकिल के लिए है, वो 8 आकार का है। देन एलएवी कार के लिए है, वो आपने मैंने आपको बताया पहले, और वही ट्रैक रिक्शा के लिए है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल खुले मैदान में आपके पास टेस्ट लेता है और उसके बाद ही आपको ट्रक का लाइसेंस दे सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस देते हैं, बरोबर। और कुछ उसकी शर्तें होती है, उसके मुताबिक आपको देते हैं। देन इश्यूइंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होता है, उसकी फी 200 रुपये, मैंने आपको बताया था उसकी फी 200 रुपये में। स्मार्ट कार्ड है और ड्राइविंग टेस्ट का यूज करना है तो उसकी फी अलग है, ये सब टेस्ट की फी है। ये ड्राइविंग लाइसेंस है, इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, बरोबर है। इसकी फी 200 रुपये मीन स्मार्ट कार्ड की फी है, उसको बोलते हैं स्मार्ट कार्ड की फी। देन इश्यू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, मैंने आपको बताया आपको कि उसकी फी 1000 रुपीज है। एडिशन ऑफ अनदर क्लास ऑफ व्हीकल टू ड्राइविंग लाइसेंस, आपको आपके पास सपोज मोटरसाइकिल विदाउट गियर का लाइसेंस है, आपको विथ गियर का लाइसेंस उसमें ऐड करवाना है तो उसकी फी 500 रुपीज है, बरोबर है। आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल में अलग अलग क्लास आते हैं उसके बाद, बरोबर है, वो सभी आपको ऐड करवाने हैं, तो पर क्लास ऑफ फी कितनी है, तो 500 रुपये है, ये रिक्वायरमेंट है, मीन उसकी फी कितनी है, 500 रुपये फीस है, बरोबर। अब थोड़ा आगे देखते हैं। यस, कि एंडोर्समेंट और रिन्यूअल ऑफ ऑथराइजेशन फॉर व्हीकल कैरिंग हजार्डियस गुड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको एंडोर्समेंट करवाना है, मतलब लाइसेंस को रिन्यू करवाना है, बरोबर है, तो उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो उसके लिए फी कितनी है, तो 100 रुपीज, बरोबर। रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस उसकी फी है बस 200 रुपये, मैंने अभी आपको आगे बता दिया। अब ये देख लो कि रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर विच एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर द ग्रेस पीरियड। यस, अभी ग्रेस पीरियड क्या है, मैंने आपको एक बार पहले तो बता दिया, फिर से बताना चाहता हूँ कि जब भी लाइसेंस इश्यू होता है उसके 20 साल के बाद, मतलब जो आप अपना फर्स्ट लाइसेंस जब भी इश्यू करवाते हो तो आपको वैलिडिटी मिलती है 20 साल के लिए, लेकिन अप टू कब तक, तो 50 साल से पहले, 50 साल के बाद आपको 5-5 ईयर्स की वैलिडिटी मिलती है। तो ये 20 साल की वैलिडिटी जब मिलती है, तो जब भी लाइसेंस पूरा होने आता है तो उसके 1 महीने पहले आप लाइसेंस को फिर से रिन्यू करा सकते हो, बरोबर है। आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, मतलब 1 महीने से पहले आप रिन्यू करा सकते हो, जब भी आपकी लाइसेंस पूरा होने को आता है उससे पहले। आपने जब भी ये लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया, शायद आप भूल गए,
बरोबर। तो ये रखो आपका लाइसेंस 2017 में कंप्लीट हो गया है, आपको 2019 में याद आया कि आपका लाइसेंस कंप्लीट हो गया, आपको 2020 में आपने सोचा कि चलो अभी लाइसेंस को रिन्यू करवाता हूँ। तो ये रखो पर साल के लिए आपको वो 1000 रुपीज लेट फी पे करनी पड़ेगी। मतलब अभी रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं। आपका लाइसेंस कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक आप रिन्यू करा सकते हो, बरोबर, लेकिन उसके साथ लेट फी है। आपने पहले करवा दिया तो लेट फी नहीं है, उसके बाद करा तो लेट फी है। यदि आप 5 साल तक भूल गए अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना तो आपको फिर से पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी लाइसेंस कटवाने की, बरोबर है। तो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ता है। आपने नहीं किया तो लाइसेंस चला जाएगा। उसके बाद इश्यू ऑफ रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस टू अ स्कूल और एस्टैब्लिश और इंपेयरिंग इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग। आपने देखा होगा मार्केट में कई सारे ड्राइविंग स्कूल्स है। तो ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए पहले आरटीओ में से उसका लाइसेंस लेना जरूरी है। उसके डॉक्यूमेंट तो होते ही है, तो उसके साथ साथ एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर के साथ ही आपको ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस मिलता है, बरोबर है। तो आपको जब भी लाइसेंस निकालना होता है या रिन्यूअल कराना होता है तो ड्राइविंग स्कूल की फीस है 10,000 रुपीज, बरोबर। आपको ड्राइविंग स्कूल खोलनी है तो उसकी फीस है 10,000 रुपीज, या लाइसेंस रिन्यूअल करवाना तो उसकी फी है 10,000 रुपीज, मतलब ये हर साल करवाना पड़ता है। देन डुप्लीकेट लाइसेंस, ये रखो आपके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस घूम गया, खो गया है, आपको डुप्लीकेट लाइसेंस करवाना पड़ेगा। किसके लिए? तो ओनली फॉर द ड्राइविंग स्कूल के लिए। ये डुप्लीकेट लाइसेंस किसके लिए? तो ड्राइविंग स्कूल के लिए। तो उसकी फी है 5,000 रुपये। ये अपना डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं है, ये ड्राइविंग स्कूल के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस है। अभी आपके पास ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस था और गुम गया और आपको डुप्लीकेट लेना है तो उसके लिए फी है 5,000 रुपये। सेकंड है एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी रेफर्ड इन रूल नंबर 29। अभी याद रखो कि मोटर व्हीकल एक्ट के रूल में 29 में बोला है कि यदि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी एआरटीओ और आरटीओ है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए मना कर दे तो आप 500 रुपये भर के अपील कर सकते हो, उनके अगेंस्ट एक अपील कर सकते हो कि आपने मुझे लाइसेंस क्यों नहीं दिया। उसके लिए आपको फी है 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, बरोबर है। उसके साथ आपको बोलना पड़ेगा कि आपको लाइसेंस नहीं मिला है, इसलिए आपको अपील में जाने के लिए आपको 500 रुपये पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही उसकी कार्यवाही होगी और आप सही है तो आपको लाइसेंस मिलेगा, बरोबर है। और लास्ट है चेंजिंग एड्रेस इन ड्राइविंग स्कूल। यदि आप पहले जो जहाँ रहते थे उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी एड्रेस था उसको आपको चेंज करवाना है तो उसकी फी है 200 रुपीज़, बरोबर। ये 200 रुपीज़ आप पे करोगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जो फी है वो फी भरने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, मतलब नए एड्रेस पे आपको नया लाइसेंस मिल जाएगा, बरोबर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो क्या था, तो पूरा स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन लर्नर एंड ड्राइविंग लाइसेंस। अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कभी भी ये मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताओ और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको देता रहूँगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरटीओ का थोड़ा एक्सपीरियंस होने के साथ मैं आपको अच्छे टॉपिक भी देता हूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में आगे जाके काम आएगा, बरोबर है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकते हो, मैं आपको ऐसे अच्छी वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।